आपका टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से कड़ी चुनौतियां मिलने वाली हैं। बता दें कि ये सिलसिला तो सीएम योगी के शपथ समारोह के दौरान ही शुरू हो गया था, जिसके बाद अब हर दिन अखिलेश यादव किसी न किसी मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेरते नजर आते हैं। योगी सरकार को अपने कार्यकाल में इस बार क्या क्या चुनौतियां मिलने वाली हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी में 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद योगी सरकार एक बार फिर से रण में आ चुकी है। यूपी में चुनाव के दौरान जितना घमासान सत्ता और विपक्ष में देखने को मिला, शायद ही ऐसा किसी और राज्य में हुआ हो। आरोप प्रत्यारोप के बाद भी जनता ने बीजेपी का गर्मजोशी के साथ समर्थन किया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता पर और सपा प्रमुख अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष चुने गए। बता दें कि योगी आदित्यनाथ का सीएम सफर इस बार पिछले कार्यकाल जितना आसान नहीं होने वाला है। योगी को इस बार अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसका ऐलान अखिलेश यादव ने सीएम योगी के शपथ ग्रहण के दौरान ही कर दिया था। बता दें कि शपथ लेते ही अखिलेश ने योगी बाबा पर तंजबाजी शुरू कर दी थी और कहा था कि नई सरकार को बधाई, वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। बता दें कि अखिलेश यादव यहीं नहीं रुकेंगे। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ को कड़ी चुनौतियां देंगे, सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, साथ ही नेता प्रतिपक्ष होने के कारण विधानसभा में विपक्ष की आवाज को भी बुलंद करेंगे। अखिलेश यादव का जोर अब केंद्र नहीं, राज्य सरकार पर होगा और राज्य से सारे जुड़े हुए सवाल के जवाब योगी सरकार को देने होंगे। आइए जानते हैं क्या है योगी सरकार की बड़ी चुनौतियां। कानून व्यवस्था दुरुस्त करना, गन्ना किसानों के भुगतान का मामला, नियुक्तियों पर देना होगा विशेष ध्यान, विधायक और अफसरों के बीच तालमेल, छुट्टा जानवरों से निजात दिलवाना, सस्ती बिजली पानी मुहैया कराना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना, प्रदेश को कर्ज से उभारना, गठबंधन दलों को संतुष्ट रखना, विपक्ष को काउंटर करना, सड़कों का गड्ढा, महंगाई को काबू करना, बेरोजगारी दूर करना। बहरहाल यूपी की जनता ने दशकों के इतिहास को पलटते हुए योगी सरकार को सत्ता में दोबारा जगह दी है। हालांकि जनता ने ये भी साफ कर दिया है कि हम आपसे संतुष्ट हैं, मगर पूरी तरह से खुश नहीं, क्योंकि यूपी की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई और मजबूत विपक्ष भी दिया। हालांकि बीजेपी के लिए चुनौतियों से पार पाना एक चैलेंज है। अगर इस बार बीजेपी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरे तो 2024 में रिजल्ट चौंका सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा का स्वागत किया। बता दें सीएम योगी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने नेपाली पीएम और उनकी पत्नी आरजू देउबा का स्वागत किया, जिसके बाद पीएम देउबा ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को पुलिस ने डबोक एयरपोर्ट पर रोक लिया। रोके जाने के बाद भीम आर्मी चीफ ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला और मेघवाल हत्याकांड को लेकर सवाल किया। बता दें कि ये दोनों नेता जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड की न्याय की मांग को लेकर पाली जा रहे थे। इस तरह रोके जाने पर चंद्रशेखर ने ट्वीट कर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने रोके जाने को तानाशाही रवैया करार दिया। उन्होंने लिखा कि वाह अशोक गहलोत जी वाह, उदयपुर एयरपोर्ट पर हमें रोकने के लिए जितनी पुलिस लगाई है, उतनी अगर सामंतवाद खत्म करने में लगाई होती तो मूंछ रखने के कारण किसी जितेंद्र मेघवाल की हत्या ना होती। कितनी भी तानाशाही दिखा लो, मांगे पूरी हुए बिना हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और दौरे के आखिरी दिन वे बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। काशी दौरे में पीएम देउबा का अहम कार्यक्रम नेपाली मंदिर से संबद्ध वृद्धा आश्रम के जीर्णोद्वार के शिलान्यास का कार्यक्रम है। बरेली की भोजीपुरा विधानसभा से तीसरी बार निर्वाचित विधायक शहजुल इस्लाम ने विवादित बयान दिया है। विधायक ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कमजोर विपक्ष नहीं, मजबूत विपक्ष है। हमारा नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बब्बर शेर है, जो सदन में कड़ा मुकाबला करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि अगर सदन में कोई बोला तो हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, हम लोग भी जवाब देने का काम करेंगे। उनकी आवाज निकलेगी तो हमारी बंदूक से धुआं नहीं, गोली निकलेगी। जब मैं 28 तारीख को शपथ लेने गया तो जो हमसे पहले जो विधायक थे 2017 के
कार्यकाल में, तब वो विधायक हमको बताते थे कि अच्छा हुआ हमारे 126 विधायक आ गए। पहले कुल 47 विधायक थे और 47 में से कभी हाउस के अंदर 30 आते थे, कभी 25 आते थे, कभी 35 विधायक आते थे। और योगी जो कि नेता सदन थे वहां पर, उन्होंने बहुत उल्टा सीधा हम लोगों के बारे में भी कहा, बस मुंह से गाली नहीं दी, उन्होंने सारे क्रियाक्रम कर लिए। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के कामकाज संभालने के बाद तबादलों का दौर शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रदेश में 12 अप्रैल के बाद अधिकारियों के बम्पर तबादले हो सकते हैं। कई जिलों के डीएम और कप्तान बदले जा सकते हैं। इसके पीछे कारण है कि कई आईएएस अगले महीने रिटायर होने वाले हैं और कई अधिकारी ऐसे हैं जिनका प्रमोशन हो चुका है और उन्हें शिफ्ट किया जाना है। यूपी में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के सत्ता में वापसी के बाद से ही बाबा का बुलडोजर एक्शन मोड में है। हर दिन किसी न किसी अपराधी के ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है। इसी बीच अब एटा में भी बाबा का बुलडोजर भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करते नजर आया। बता दें कि सपा नेता के रिश्तेदार बलवीर यादव ने एक प्लॉट में अवैध बिल्डिंग बना रखी थी। जिला प्रशासन का कहना है कि प्रशासन की तरफ से बलवीर सिंह को नोटिस दिया गया था, लेकिन बलवीर यादव ने कोई कदम ना उठाया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी में बिजली की दरें बढ़ाई जा सकती हैं। सिंचाई को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी में बिजली के रेट बढ़ाए जा सकते हैं। इसमें घरेलू बिजली भी शामिल होगी। हालांकि अभी तक सरकार ने यह फैसला नहीं लिया है कि इजाफा कितना किया जाएगा, लेकिन बिजली की दरों में इजाफा तय है। अलीगढ़ में नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने के लिए जिला पंचायत ने आदेश पत्र जारी किया है। इस पत्र में चेतावनी दी गई है कि जब तक नवरात्र का त्योहार है तब तक बकरा या मुर्गा और अन्य प्रकार के मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। अगर खोली गई तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रमजान का त्योहार भी आ गया है, जिसके चलते मीट की दुकानें खुलवाने के लिए मुस्लिम समुदाय ने अपील की है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में महिला सुरक्षा व्यवस्था को नया रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव कर दिए गए हैं। हर जिले में स्कूल और कॉलेजों के आसपास गश्त करके पुलिस की टीमें मंचलों को सबक सिखाने में लग गई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा है कि समय समय पर स्कूल और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित कर नारी शक्ति को जागरूक किया जाएगा। साथ ही तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ महिला पुलिसकर्मी भी अभियान का हिस्सा बनेंगी। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत आज जो पुलिस की टीमें गठित की गई हैं, इसमें एंटी रोमियो की टीमें हैं जो नए दस्ते गठित किए गए हैं। प्रत्येक थाने से एक सब इंस्पेक्टर, 2 महिला पुलिसकर्मी, 1 कांस्टेबल को गठित किया गया है। इनकी आज यहाँ पे ब्रीफिंग की गई है। इनको ऑलरेडी हालांकि पता है क्या क्या काम किया जाना है, लेकिन बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस के द्वारा जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में पुनः ब्रीफ किया गया है। सुबह के टाइम जब बच्चियां, महिलाएं घूमने जाती हैं, स्कूल खुलने के टाइम, स्कूल बंद होते समय, धार्मिक स्थलों के आसपास जहां महिलाएं जाती हैं, शाम को मार्केट के आसपास, चौराहों पे, ऐसे स्थल जहां भीड़भाड़ होती है, वहां पे पुलिस की मौजूदगी और एंटी रोमियो टीम के द्वारा कार्रवाई किए जाना, इसके संबंध में बहुत विस्तार से ब्रीफ किया गया है। रामनवमी के खास पर्व पर उत्तर प्रदेश के लोगों को रेलवे प्रशासन ने तोहफा दिया है। रामनवमी पर अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने 2 से 11 अप्रैल तक गोरखपुर से अयोध्या कैंट के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसके साथ ही कई और स्पेशल ट्रेनें भी इन दिनों चलाई जाएंगी। बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने के मामले में उनके सहयोगी के खिलाफ अपर शस्त्र न्यायाधीश ने एमपी एमएलए कोर्ट में अलग अलग धाराओं में आरोप तय किए हैं। प्रतापगढ़ में एसडीएम लालगंज की पिटाई से नायब नाजिर की मौत का मामला गरमाया हुआ है। मामले में एसडीएम और अन्य 3 अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसके बाद मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। एसडीएम लालगंज ने हमारे कर्मचारी साथी सुनील शर्मा को इतने डंडे से पिटाई करी कि उसकी डेथ हो गई। आज हम लोग उसको हॉस्पिटल में भी देखने आए थे। जिलाधिकारी से भी हमने बात किया, एडीएम साहब जो बैठे हैं इनसे भी मेरी बात हुई
और प्रशासन 2 दिन 3 दिन तक एकदम ढीला पड़ा रहा, जिससे मेरे कर्मचारी साथी की मृत्यु हो गई। हमने कल मुख्य सचिव से और अपर मुख्य सचिव से ही मांग किया था कि एसडीएम की तत्काल जो है सस्पेंड करके और हमारे कर्मचारी को न्याय दिलाया जाए। अब क्या मांग है मौत के बाद? मौत के बाद उसके विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए एसडीएम लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम यादव सिंह के विरुद्ध, और इसके नीचे कोई समझौता नहीं होगा। ठीक है। कहना था कि साहब हमारे साथ मेरा मेडिकल करा दिया जाए, तो तुरंत उसने आदेश कर लिया मेडिकल कराने के लिए, मेडिकल कराने भेजा गया और उसमें तुरंत जिलाधिकारी महोदय द्वारा जाँच संस्थित की गई, जिसमें CRO साहब को कल इनकी तबीयत दोपहर बाद खराब हुई तो उनको लालगंज CHC में वहाँ पर एडमिट कराया गया और रात भर वहाँ इलाज चला और सुबह दोपहर के बाद वहाँ से इनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और यहाँ पे तबीयत खराब होने पे आज अभी डॉक्टर्स ने इनको डेड घोषित कर दिया। सर ऐसा क्या हो गया था कि 30 तारीख को जब एसडीएम साहब ने घर जाके दरवाज़ा तोड़ के मारा, उसके बाद लॉकअप में भी मारा गया, इनको लॉकअप ले जाके मारा गया, थाना लालगंज भी ले जाया गया था। अब ये सब पूरी जाँच की चीज़ें हैं, जाँच कर रहे हैं। एफआईआर होने के बाद परिजनों का आरोप है कि वापस एम्बुलेंस उतार लिया गया और यहाँ पर इलाज में लापरवाही की गई। अपने उसको सब चीज़ें देखी जाएंगी, बिल्कुल एक एक बात को देखा जाएगा किसी तरीके से। सर एसडीएम लालगंज के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी अब? उस संबंध में भी देखा जा रहा है, अनुसार जो भी है कार्रवाई। ठीक है सर। एक कर्मचारी यूनियन फर्रुखाबाद के चांदपुर में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। जमीनी विवाद में गांव के कुछ दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की। महिला का आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और उसकी बेटी को उठाकर फेंक दिया। दबंगों से तंग आकर महिला पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत करने पहुंची और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। जो रिपोर्ट लिखवाई गई थी, हाँ तो वो देखो रिपोर्ट लिखवाई के यहाँ से गए, चले घर में मेरे घुस के गाँव वालों ने सबने लड़कन ने सामान सब कोतवाली पुलिस में आ रही आपको लगा फरकाबाद कोतवाली फरकाबाद। मामला जो है कि हम तुम्हारे पास आए थे दोपहर में और तो हम रिपोर्ट लिखाई गई, हम घरे गए तो मेरे सब सामान फेंक दी और सब सीना मारपीट की कि हमें मारा था। वो जगह आके मेरे जेठ ने मारा था, फिर मोहल्ला वाले ने उनको दारू पिला के मेरे जेठ ने सब पे मरवाया। कुशीनगर में हुए बाबर अली हत्याकांड को लेकर कार्रवाई का दौर जारी है। इस बीच कानपुर के किदवई नगर से एक मामला सामने आया है, जिसमें बीजेपी का झंडा अपने मकान पर लगाने पर शकील अहमद नाम के व्यक्ति के साथ पड़ोसियों ने मारपीट की। वहीं उसे धमकी दी, मुसलमानों के साथ मिलकर ना चले तो आंखें निकालकर सिर कलम कर देंगे। कानपुर के रेवना निवासी एक महिला ने मुस्लिम युवक पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी देते हुए महिला ने बताया कि युवक लंबे समय से इस्लाम कबूल करने का दबाव डाल रहा है, जिसकी शिकायत महिला ने स्थानीय पुलिस समेत आला अधिकारियों से की है। मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है, आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। नमाज सिखाया करता था, ये नमाज पढ़ा करो, इला इला इल्ला बहुमतु रसूल अल्लाह, तुम्हें हिंदू धर्म छोड़ दो, मुस्लिम धर्म अपना लो, ये वो है देवी मैया को मत माना करो, ये अरे अच्छी नहीं होती हैं, तुम मुस्लिम धर्म अपना लो और तुम्हें पुलिस बनाएंगे हम और अपने घर में रखेंगे, तुम मुझे पापा बोला करो और अपने पापा को खाना मत दिया करो, अपने पापा के पास मत जाया करो, तुम्हें मारते हैं, मेरे पापा मारते नहीं हैं। तो कहता है मुझे पापा बोला करो। और बेटा ये साथ जो है कब से है तुम्हारे घर आते हैं? 20 साल से। अच्छा, नहीं आपको ये कितने दिनों से इस तरीके की बातें जो हैं आपको कितने दिनों पहले से सिखा रहे हैं? 7-8 साल से। कौन से गांव का रहने वाला है? मूसा नगर। रेवना चौकी थाना घाटमपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला द्वारा शमशाद नामक व्यक्ति के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उसने कहा है कि 2009 में शमशाद ने प्लाट देने के नाम पर 7 सोने के सिक्के ले लिए थे, जो उसने वापस मांगे तो वापस नहीं दे रहा है। तो आपसी विवाद के संबंध में इसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस प्रार्थना पत्र में कहीं भी इस गर्भपात तथा कलमा पढ़ने का कोई जिक्र नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात प्रकाश में आती है तो तत्काल इसमें कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे यानी कि टीएनपी न्यूज के साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हर अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर जाकर अपडेट्स लेते रहें। शुक्रिया।